काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं बोलूं कि नहीं, हमने हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। देखो ये वाला जो रिलेशन है ये आपको ही मालूम है, डायमेंशनली भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली क्या है, करेक्ट है। अरे करेक्ट है, तुम लोग जानते हो ना। लेकिन देखो ये जो है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, अभी हमने देखा था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है बेटा, अभी देखा था। देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है ये वाला रिलेशन, ठीक है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 यहां नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली। समझ में आई बात क्या, कि कोई भी यदि डायमेंशनली, कोई भी, देखो ये फिजिकल रिलेशन है ना यार, काइनेटिक एनर्जी, एक रिलेशन दिया हुआ है, यदि ये डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगा ही। फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और एग्जांपल देख लो, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो, फिर आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे देखो आप जानते हो, देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और यहां लिखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस as। समझ में आया ना। देखो ये क्या है, दिस इज करेक्ट, आई मीन बोथ से, ये क्या है, डायमेंशनली एज वेल एज क्या है, फिजिकली करेक्ट है, ये आपको मालूम है। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है, डायमेंशनली जो है वो क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली नॉट। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये डायमेंशनली पॉसिबल भी है और फिजिकली पॉसिबल है, ठीक है। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, कई एग्जांपल है, जैसे देखो अगला एग्जांपल देख लो, ठीक है, ये नोट कर लेना बेटा, ये जरूरी है। फिजिकल क्या है, देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये आपको मालूम है डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। यहां मैं लिखूं कि s इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। देखो तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, जितना डायमेंशन इसका होगा उतना ही डायमेंशन इसका होगा, उतना ही डायमेंशन इसका होगा, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन ये वाला रिलेशन जो है वो फिजिकली क्या है, करेक्ट नहीं है ये वाला रिलेशन। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है वो क्या है, डायमेंशनली एज वेल एज क्या है, फिजिकली करेक्ट है। तो ये ड्रॉबैक है कि कोई भी यदि डायमेंशनली रिलेशन करेक्ट है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो फिजिकली क्या होगा, करेक्ट होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और भी एक एग्जांपल देख सकते हो बेटा, देखो यहां ध्यान से, F इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ma, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखो ये आपको मालूम है कि ये डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी जो रिलेशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये दोनों तरह से करेक्ट हो गया, डायमेंशनली, ठीक है, एज वेल एज क्या हो गया, फिजिकली, दोनों तरफ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आई बात। तो डायमेंशनली कोई रिलेशन यदि करेक्ट है तो फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होगा भी, ठीक है। समझ में आई बात। अब अगला जो ड्रॉबैक है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। अगला ड्रॉबैक देखो कि इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन, क्या होगा, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कांट एबल टू डिराइव दैट रिजल्ट। अब इसका रीजन क्या होगा ये समझो। इफ पहले लिख लेता हूं, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी depend on more than
more than 3 other physical quantity which are in product form, then we can't derive this relation using डायमेंशन, सिंपल यूजिंग डायमेंशन मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा क्यों होगा कि हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं, जिससे मैं बता रहा हूं। आगे इसको पढ़ना, जैसे एक एग्जांपल ले लो, देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब आप फिजिकल पेंडुलम पढ़ोगे, एसएचएम चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां फिजिकल पेंडुलम होता है। तो फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है मैं उसको लिख देता हूं, टी इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट क्या होगा आई अपॉन एम जी डी होता है, ठीक है। ये केवल आगे पढ़ना है, इसको मैं डिराइव भी करूंगा आगे। दिस इज क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अब ये मत पूछना कि सर फिजिकल पेंडुलम क्या है, बस अभी बेटा आप लिख लो, आगे पढ़ना है अपने को। आई को हम क्या बोलते हैं, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हम बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा सिंपल याद रखना, आई इक्वल टू क्या होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, सिंपल याद रखना डिस्टेंस स्क्वायर। बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है, ये डिटेल में पढ़ना है आगे। डी क्या है, डिस्टेंस है, सिंपल याद रखो डी डिस्टेंस। एम आपको भी मालूम है क्या है, मास है। और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई बात, ठीक है। अब चलो इसको मुझे डायमेंशन से लिखना है, मैं बता रहा हूं कि हम क्यों नहीं इसको प्रूव कर सकते इस रिजल्ट को, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो अब ये देखो टाइम पीरियड जो है क्या चीज पे, देखो मैंने क्या लिखा है कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी विच आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, देन वी कांट डिराइव दिस रिलेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। समझ में आई बात, कि यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे क्या है डिपेंड कर रहा है, तो वैसे रिलेशन को हम, या वैसे फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके नहीं डिराइव कर सकते। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये तो रटना हो गया। नहीं बेटा रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा। अब हम लिख सकते हैं कि T इज, मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख सकता हूं I के पावर x, ठीक है, m के पावर y, g के पावर क्या लिखेंगे z, ठीक है, और d के पावर कुछ और लिख दें, क्या लिख दें बताओ तुम लोग, x y z, r लिख देता हूं, या a लिख लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a लिख लो, ठीक है। अरे ऐसे ही तो रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं ना। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब आप जब डायमेंशन लिखोगे तो देखो यहां हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, k का वैल्यू तो आपको मालूम है, तो सम कांस्टेंट k i के पावर x, ठीक है, m के पावर क्या हो जाएगा y, g के पावर क्या हो जाएगा z, और d के पावर क्या हो जाएगा a। अब यदि मैं डायमेंशन एनालिसिस से लिखता हूं, देखो ध्यान से, इक्वल टू, इसका तो डायमेंशन 0, डायमेंशन लेस है यार कांस्टेंट, तो i का डायमेंशन के पावर x, ठीक है, m का डायमेंशन के पावर y, और g के डायमेंशन के पावर z, और d के डायमेंशन के पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा और फॉर्म में लिखें, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 0, t, ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हो। अब देखो यहां अननोन कितने हो गए, देखो अननोन x y z, और अब इक्वेशन कितने होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से, ये इसका डायमेंशन i का मैं लिख रहा हूं, यहां देखो i,
आई इक्वल टू, आई का डायमेंशन लिखा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो क्या होगा एम एल स्क्वायर के पावर एक्स, ठीक है, ए एम के पावर क्या हो जाएगा वाई, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, और डी क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, क्या है डी डिस्टेंस है, तो इसका भी डायमेंशन, समझ में आया। तो यहां लिख सकते हैं m के पावर क्या हो जाएगा 0, l के पावर 0, t। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दें यार, तो क्या लिख सकते हैं, देखो m के पावर x प्लस y, सही है एक जगह, फिर इधर हम लिखेंगे क्या l को l के पावर 2x, ठीक है, ओ z हमने छोड़ दिया यहाँ, ठीक है, प्लस z, ठीक है, प्लस a, बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इनटू हम क्या लिख सकते हैं t के पावर लिख दो, तो t का पावर क्या हो जाएगा, देखो तो t के पावर माइनस 2z, सही है, समझ में आई बात। अब यहां से तुमको दिख रहा है, अब मैं 10th क्लास में जो हम मैथ्स में पढ़ते थे उसका यूज देखो कैसे करके सोचोगे, तो तुम बोलोगे हाँ सर आप तो सही बोल रहे हो, मैंने यहां प्रूफ कर दिया तुमको, ठीक है। अब यहां से देखो क्या लिख सकते हो, पावर देखो तो ए क्वांटिटी और ए क्वांटिटी डायमेंशनल सेम है, तो पावर क्या होना चाहिए, m का पावर जितना इधर है उतना m का पावर इधर, l का पावर क्या होना चाहिए, सब कुछ क्या होगा एक्सपोनेंट यदि सेम हो जाए LHS एंड RHS का, तभी क्या बोलेंगे कि LHS और RHS क्या इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, उसके बाद देखो 2x प्लस z प्लस क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो 2z, ठीक है, माइनस 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। तुम बताओ इसमें अब क्या हो सकता है, मैं तो देखो तो अननोन कितने हैं 4 हो गए, इक्वेशन कितना मिला 3। तो ये तुम कभी जानते हो कि जितने नंबर ऑफ अननोन होने चाहिए है उतने ही यदि नंबर ऑफ इक्वेशन है तभी हम उस अननोन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड आउट नहीं। यहाँ अननोन क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज लेस देन क्या हो गया नंबर ऑफ अननोन, हेंस क्या होगा हेंस वैल्यू ऑफ x, y, z एंड क्या होगा a कैनॉट बी ऑब्टेन। समझ में आई बात कि ये तो तुम 10th क्लास में पढ़े हो यार, है ना। जैसे एक एग्जांपल में मैं तुमसे बोल दूं, नोट में देख लो, फिर मैथ्स में पढ़े हो, x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मैं बोलूं कि इसका सॉल्यूशन बताओ, x y का वैल्यू बताओ, क्या बताओगे तुम, हीट एंड ट्रायल से बता सकते हो कि सर x का वैल्यू आप रखो, फिर y का वैल्यू रखो, x का ऐसा वैल्यू रखो जिससे क्या हो जाए x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। तो कोई पूछे कि एक्चुअल में इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व कर सकते। इसमें 2 अननोन है, एक इक्वेशन है, उसी तरह इसमें भी कितने हुए, नंबर ऑफ अननोन कितने हुए 4 और नंबर ऑफ इक्वेशन कितना मिला अपने को 3। तो नंबर ऑफ अननोन यदि नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, समझ में आया ना। तभी मैंने ये बताया, यही स्टेटमेंट जो है ये स्टडी में आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया उसको जनरलाइज किया सो दैट आपको समझ में आए कि ये स्टेटमेंट जो बोला गया है वो सही है या नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी हमने क्या देखा कि कोई भी यदि फिजिकल क्वांटिटी क्या है मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्या है मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी का हम जो रिलेशन है वो डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, लास्ट जो ड्रॉबैक है वो मैं बता रहा हूं। अब बोलोगे सर आप 3 होगा तो क्या होगा, ये भी पूछ सकते हो तुम 3 होगा तो क्या होगा। अब देखो एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आई मीन एग्जांपल नहीं, ड्रॉबैक फिर मैं लिखूंगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ड्रॉबैक देखो पहले उसके बाद कि इफ
फिजिकल, इफ फिजिकल क्वांटिटी depend on three other physical quantity if physical quantity depend on three other physical quantities, ठीक है, and out of which two physical quantity are of same dimension, then we can't derive this result by using डायमेंशन एनालिसिस। समझ में आया क्या कि यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है और उसमें जो दो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशन सेम हो तो हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कभी डिराइव नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी, एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क, बाद में इसको साउंड जब पढ़ोगे, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो T/L² इंटू वी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यदि कोई भी साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी का आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं। क्या करते हैं हम उसको? ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क जब आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे? साउंड चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जस्ट ये ड्रॉबैक है इसलिए हमने लिया। तो ये दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, आप ये लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। टी क्या है? टाइम, सॉरी टाइम नहीं है, गलत बोल दिया, थिकनेस। और एल भी क्या है? लेंथ, ठीक है। समझ में आया ना? अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये पढ़ो। If a physical quantity depend on three other physical quantities and out of which two physical quantity are of same dimension, तो देखो तो यहाँ तो हम देखो तो डायमेंशन ऑफ टी, अरे डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ एल, सही है क्या? डायमेंशन ऑफ एल। तो यदि इसमें से क्या हो दो, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? इधर डायमेंशन लिखो, इधर लिखो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं बता भी देता हूं कि कैसे ऐसा क्यों होगा। F इक्वल टू हमने क्या लिखा? T/L²। अब देखो T और L का डायमेंशन क्या है? सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? T और L का डायमेंशन सेम हुआ तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और केवल आप T और L का वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। T और L का जो पावर होगा उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस रिजल्ट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। सॉरी, इस रिजल्ट को हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू क्या है? T/L² इंटू, इसमें क्या है? T और L जो है वो सेम डायमेंशन का है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन only three physical quantity out of which two physical quantities are of same dimension, then we can't be able to derive that result। उस रिजल्ट को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? इसको आप बोलोगे सर कैसे? तो यहाँ भी देख सकते हैं, देखो जैसे मैंने इधर बताया वैसे तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं? डिराइव नहीं कर सकते हैं। by using dimension analysis।
ठीक है, इस रिजल्ट को जो यहाँ लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर कैसे, इसका डायमेंशन लिखो, देखो इसका पावर x, इसका पावर y, इसका कुछ वैल्यू लिखो और फिर देखो कि ये क्या है पॉसिबल। हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, देखना नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी मैं तो ये क्या था एप्लीकेशन, अब क्या था डायमेंशन, सॉरी ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस अभी हमने देखा। ठीक है, अभी एक रिजल्ट मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ जो जनरली क्या है पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम लोग जानते हो, तो बेटा इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसका नोट्स बनाओ और तुमको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल नोट्स पढ़ना है और तुम चाहे जो भी बुक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा। केवल नोट्स अच्छे से पढ़ो और जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं कभी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप डाउट सेशन में क्या कर सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो कि सर आपने ये पॉइंट पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया, फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, अभी तक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज आप पढ़े होंगे, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको भी मालूम है कि फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है कि नहीं, यदि मैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम, जैसे दिया हुआ है कि यदि मैं वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, एंड एनर्जी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो आप दूसरे किसी भी क्वांटिटी का मास का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे लिखोगे या मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे लिखोगे, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछा गया है जेईई में, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो यहाँ क्या है कि क्वेश्चन देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल पहले देख लो इसमें कि इफ फोर्स को कैपिटल एफ से लिख रहा, इफ फोर्स, ठीक है, इफ फोर्स, उसके बाद क्या है फोर्स, वेलोसिटी को मैं v से, एंड एनर्जी इसको मैं E लिख रहा हूं, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, then write the following quantity, ठीक है, in terms of following quantity in terms of F, V and E। ये क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, इसको तुम VBI लिख सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग क्वांटिटी क्या है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मास, पहले लिख लो मास, क्या करना है, मास को आपको किसके टर्म में लिखना है, वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी के टर्म में। और क्या लिख सकते हैं बोलो, मास टाइम, ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं, एक मैं बताऊंगा, उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या है, मास टाइम एक्सेलरेशन, और कुछ लिख सकते हैं, चलो इतना ही चेक करते हैं। आपको क्या करना है, मास टाइम एंड एक्सेलरेशन के टर्म में क्या करना है, आपको लिखना है। अब देखो जब भी हम डायमेंशन लिखते थे तो क्या चीज में लिखते थे, मास, लेंथ एंड टाइम के टर्म में। अब यहाँ हमने क्या माना है, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो वहाँ मास, लेंथ एंड टाइम था, यहाँ क्या होगा, फोर्स, वेलोसिटी एंड क्या होगा, एनर्जी। तो मैं जनरल क्वांटिटी पहले लिख देता हूँ कि लेट, देखो ऐसे सोचेंगे, लेट एक्स बी द, क्या होगा, या एक्स नहीं, मैं क्यू मान लेता हूँ, क्यू बी द एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब x कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। अब हम यहां लिख सकते हैं, मुझे क्या करना है,
सॉरी क्यू क्या हो सकता है, मास भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन। क्यू को किसके टर्म में हम पहले हम लिखेंगे, फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी के टर्म में, ठीक है। अब मैंने ये माना, देखो हमने ये लिख लिया, पहले क्या करना है, जिस क्वांटिटी को हमने एक जनरल रिजल्ट लिखा यहाँ क्यू, हमने कंसीडर कर लिया कि क्यू जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, राम श्याम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तुम अपना भी नाम कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, क्यू को एफ वी और ई के टर्म में लिखना है। मुझे मालूम नहीं है कि एफ का पावर क्या होगा, भी का पावर क्या होगा, ई का पावर क्या होगा। मुझे इतना मालूम है कि क्यू क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी एंड एनर्जी पे। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कि हमने मान लिया कि Q, ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसे मैंने लिख दिया K, ठीक है, इनटू क्या होगा, F के पावर X, V के पावर मैंने क्या लिखा Y, और E के पावर मैंने क्या लिखा, Z। अब यदि x, y और z का वैल्यू अपने को मालूम चल जाए तो हम बोल सकते हैं ना कि q जो है फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये कोई भी क्वांटिटी। अब ये बस ये रिलेशन, अब देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यदि डायमेंशन से सोचूं तो डायमेंशन ऑफ q शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ f के पावर x इंटू डायमेंशन ऑफ v के पावर y इंटू डायमेंशन ऑफ e के पावर क्या होगा, z। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना है। अब बस यही रिजल्ट याद रखना। अब Q के जगह जो ये क्वांटिटी पूछा है वो लिखेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इफ, देखो यहां से इफ Q क्या होगा, इफ Q इज इक्वल टू क्या होगा, मास, देन देखो ध्यान से, देन देखो यहां लिखेंगे मास इज इक्वल टू, अब सबका डायमेंशन लिखो, F का डायमेंशन क्या होगा, याद होना चाहिए, ml क्या होगा, ml t माइनस 2 के पावर x, v का डायमेंशन क्या होगा, l t माइनस 1 के पावर y, z का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, अभी लिखा था m l स्क्वायर t माइनस 2 के पावर z, ठीक है, समझ में आया। अपने को क्या करना है, यहाँ से x y z का वैल्यू कैलकुलेट करना है और क्या करना है, यहाँ रख देना है, ठीक है, तो तुमको मालूम चल जाएगा। अब देखो यहाँ हमने लिखा m, अब मैं थोड़ा स्टैंड m l के पावर 0 t के पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, m के पावर क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा z, ठीक है, यहाँ देखो l के पावर क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस 2z, और उसके बाद लिखोगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर क्या होगा, t के पावर माइनस y माइनस 2z। सही है, हो गया, कुछ नहीं है। अब क्या करना है, पावर को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। देखो इधर m का पावर क्या x प्लस z, इधर क्या है m का पावर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस जेड इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 मिल गया। इधर l का पावर क्या है 0, इधर l का पावर क्या है, तो देखो यहाँ से x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड मिल गया, ठीक है। थर्ड क्या लिखोगे, x देखो माइनस वाई, सही है, मैंने गलत नहीं लिखा है ना, देख लेना एक बार, हमने शायद यहाँ गलत लिख दिया बेटा, t के पावर में, t के पावर में क्या लिखेंगे हम, माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z। अब सही है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। समझ में आई बात, क्या हुआ, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। मैं मास का बताता हूं, टाइम एक्सेलरेशन का तुम खुद से सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क लिख लेना, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे इसका वैल्यू सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब शायद मैं इसे सोचूं, देखो ध्यान से, यहां से मैं सोचूंगा, कहां से, यहां से, क्या से x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 2z, ये सही हमने लिखा, एक बार चेक कर लेने दो, कहीं गलत हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, m के पावर x ml t माइनस 2
एल टी माइनस 1 और एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो m के पावर x प्लस जेड, एल के पावर x प्लस वाई प्लस 2z, और ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं लग रहा है। अब यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से क्या मालूम चल रहा है? देखो यहां से क्या मालूम चल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड डायरेक्ट लिख दें। देखो तो देखो ये क्या है, x प्लस वाई प्लस क्या है 2z इक्वल टू 0, वहाँ क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, सही है? अरे सही है ना, हाँ सही है। तो यहाँ से आप देखोगे, सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, तो देखो ये कैंसिल, तो माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 हो गया तो z इक्वल टू क्या मिला 1, और z इक्वल टू 1 मिला तो z इक्वल टू क्या मिल गया 1, तो देखो y इक्वल टू क्या मिलेगा, रखो यहाँ किसी एक में, इस इक्वेशन में रख दो, तो y इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया -2। तो यहाँ से तुमको ये मालूम चल गया कि q जो है, देखो यहाँ से q के जगह हमने क्या लिखा है m, तो m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, f के पावर क्या हो जाएगा 0, f के पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू क्या लिखेंगे, v के पावर क्या लिखेंगे y, तो देखो v के पावर क्या लिखेंगे -2, और z के पावर क्या हो जाएगा e हो जाएगा, कहाँ गया z के पावर e, क्योंकि e के पावर z दिया हुआ है, e के पावर z, तो z का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ z लिखेंगे। तो तुमसे कोई पूछे कि मास जो है फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो k v, ठीक है, k v के पावर -2, z के पावर -1। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट मुझे मालूम नहीं है। सिमिलरली तुम क्या करना, अब क्या करना, q के जगह क्या लिखोगे, एक्सेलेरेशन लिखना, q के जगह क्या करोगे, टाइम लिखोगे, तो ये होमवर्क लिख लो। सिमिलरली फाइंड क्या होगा, फाइंड a एंड क्या होगा t इन टर्म्स ऑफ f, ठीक है, v एंड e। होमवर्क मैं देता हूं बेटा, इसको ट्राई कर लेना और आंसर चेक करा लेना मुझसे, ठीक है, समझ में आई बात। तो एक टाइप का क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा जाता है, अब मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चंस करना है, तो उसको तुम इस पे प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पूछा जा गया है या पूछा भी जाता है। इंटीग्रेशन तुम सबको मालूम है, ठीक है, समझ में आया क्या है इंटीग्रेशन। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इवन HC वर्मा में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, जनरली मैं ये तुम सब जानते हो, देखो ध्यान से, यदि ये दिया एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, d इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या है a स्क्वायर प्लस क्या है x स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है a के पावर n, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, क्या दिया हुआ है, ये tan इनवर्स तुम लोग जानते हो। अब मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया होगी बताता हूँ, वेयर, ये मैं बताता हूँ, वेयर x इज डिस्टेंस, ऐसे, ठीक है, देन देखो क्या फाइंड, देन ए में लिखो फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या है, डायमेंशन ऑफ ए, बी में क्या लिखना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एन, एक है एन, और सी जो है, ठीक है, बस सी छोड़ दो, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में तुमको मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, फिर इस पे हम आएंगे। सॉल्यूशन देख लो बेटा, कुछ नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, सर ने बताया भी होगा।
तो पहले मैं इसको बताता हूँ, देखो क्या होता है। देखो यदि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा एक्स, ये तो तुम लोग जानते हो ना। अरे साइन थीटा एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1, दैट वैल्यू शुड बी लेस देन क्या होगा, आई मीन लाई बिटवीन क्या होगा -1 to +1, ये तुम जानते हो, ठीक है, तभी ये रिजल्ट। अब देखो क्या होता है, यहाँ यदि मैं लिखूँ थीटा इक्वल टू, मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, देखो थीटा इज इक्वल टू हम क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ, ये पावर नहीं है, -1 पावर नहीं है बेटा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ साइन, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आया ना। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में फिर तुमको समझ में आया कॉन्सेप्ट। दूसरा और भी लिख दो, उसी तरह हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स, cos इनवर्स ऑफ एक्स, सब लिखते हैं ऐसे। अब मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। दूसरा देखो क्या है, तुमको उसी तरह लिखा जाए cos थीटा इक्वल टू वाई हो तो थीटा इक्वल टू क्या पढ़ोगे, cos इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, क्या पढ़ोगे, cos इनवर्स ऑफ वाई। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू वाई दिया हुआ है, आई मीन जेड दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ जेड। जब ये ट्रिगो पढ़ोगे तो तुमको वहाँ नितेश सर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ जेड, ये मत पढ़ना tan के पावर -1 का जेड, ऐसी कुछ मत पढ़ना बेटा, ये गलत है, ठीक है। इसका कैसे पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ -1, कैसे पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ जेड, tan इनवर्स ऑफ -1 नहीं, tan इनवर्स ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे, cos इनवर्स ऑफ वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्स के पावर एक्स अपॉन वाई, क्या है, एक्स अपॉन वाई। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये रीड कैसे करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट देखो क्या कैसे सोचेंगे, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ x जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन हो, x का डायमेंशन होगा या डायमेंशन लेस होगा, ये समझना जरूरी है, उसके बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। x जो होगा देखो तो, अरे यहाँ क्या हो सकता है, थीटा का कोई वैल्यू रखो तो यहाँ x जो होगा वो क्या होगा, अरे एंगल क्या होता है, एंगल डायमेंशन, देखो तो थीटा डायमेंशन लेस होगा ना यार। तो पहले तो ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो थीटा होगा, थीटा जो होगा उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, आई मीन डायमेंशन लेस हो जाएगा। x भी यहाँ क्या है, डायमेंशन लेस है, समझ में आया ना। तो यहाँ x भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, समझ में आया क्या। यहाँ इस रिलेशन में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि x, ठीक है, यहाँ x ये डिस्टेंस नहीं होगा, जस्ट हमने समझाया, तुमको लगता है तो x हटा दो, ये अलग क्वेश्चन हुआ है, और ये x यहाँ ये लिख लेना, नॉट डिस्टेंस, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगा, समझ में आया ना। दोनों x अलग अलग है बेटा, ये ध्यान रखना, x जो है वो अलग अलग है, समझ में आना, ये डिस्टेंस नहीं है, ये x अलग हो गया, ये जस्ट अलग पार्ट हो गया, ये सेम नहीं है, ये वाला x और ये x दोनों अलग अलग है, समझ में आया ना। अब इसे तुमको सोचना चाहिए, देखो अब ध्यान से, यदि ये दिया हुआ है, देखो साइन ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं ax प्लस बी, तो ये जो आर्गुमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, आर्गुमेंट। दिस इज क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। उसी तरह तुम यहां और सोच सकते हो, देखो ध्यान से, कि यदि साइन इनवर्स ऑफ दिया हुआ है, कोई भी साइन इनवर्स ax प्लस बी दिया हुआ है, तो ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो दिस इज क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना। इसको कैसे पढ़ोगे, साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस बी, तो ax प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, समझ में आया ना। तो कोई पूछे कि b का डायमेंशन क्या होगा, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसी तरह तुमसे कोई पूछे कि cos इनवर्स ऑफ क्या होगा, ax प्लस बी, तो ये वाला जो टर्म होगा, ये दिस विल बी क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो
आर्गुमेंट जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। यहाँ इसको एंगल या आर्गुमेंट बोलो, ये जितने भी आर्गुमेंट होते हैं सभी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। उसका प्रूफ यहाँ है कि यहाँ थीटा का कोई भी वैल्यू रखो तो ये क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4 इस फॉर्म में आएगा, ये डायमेंशनलेस होगा। इसका एक्स का कोई पूछे कि एक्स का डायमेंशन क्या होगा, तो एक्स डायमेंशन हो, तो यहाँ एक्स डायमेंशन लेस होगा, तो यहाँ भी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे, ठीक है, समझ में आया कि कोई भी यदि क्या होगा, ये आर्गुमेंट है तो ये आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। समझ में आया बेटा, यही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आर्गुमेंट शुड बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, या आर्गुमेंट मस्ट बी ऑलवेज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब हम देखो इधर ये वाला टर्म देखो, अब हम अभी सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम जानते हैं क्या दिया हुआ है, LHS चल देखते हैं, सॉरी RHS, आई मीन डायमेंशन जो होगा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी tan इनवर्स ऑफ क्या दिया हुआ है, x/a, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन पूछे तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है बेटा, 0, 0 होता है, ठीक है। अब मैंने ये बताया यही आर्गुमेंट है, अभी मैंने लिखा था दिस इज आर्गुमेंट, ये टोटल x/y, और ई भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अरे सही है, डायमेंशन लेस होगा ना। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x क्या है, ये डायमेंशन लेस होगा, x का जितना डायमेंशन होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, a का डायमेंशन होना। अरे तभी तो मान लो कि x मीटर में है यार, तो a भी क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तभी तो मीटर मीटर कैंसिल होगा। x यदि फोर्स है तो x का डायमेंशन क्या, फोर्स का सॉरी यूनिट क्या होगा, या फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, जितना डायमेंशन होना चाहिए उतना ही a का डायमेंशन, तभी तो एक कैंसिल होगा ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x और y डायमेंशन लेस तभी हो सकता है जब डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ a। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बेटा, l होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ a जो हो गया वो क्या हो गया, l हो गया। पहला पार्ट मालूम चल गया, ठीक है, क्या है, पहला पार्ट मालूम चल गया। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये डायमेंशन लेस, अब हम इधर देखते हैं, मुझे अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट। अब इधर हम आते हैं, इधर ये इससे मत डरो, ये क्या मतलब इंटीग्रेशन है, ये तुमको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मिलेगा बाद में, अभी डिराइव कर देता हूँ। ये इंटीग्रेशन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम बताना। देखो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ dx। अरे सही है, dx का मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज। तो यार x स्मॉल चेंज किस में, x में, तो x का जो डायमेंशन होगा वही dx का डायमेंशन होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, dx इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ l हो जाएगा, लेंथ। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज के अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जितने भी टर्म्स एक्सप्रेशन में होते हैं सबका क्या होना चाहिए, डायमेंशनली क्या होना चाहिए, डायमेंशनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई मीन ऑल टर्म्स कनेक्टेड इन द गिवन रिलेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। इसका मतलब क्या, मैं सिंपल आपसे पूछूं कि दो, देखो तो एक मार्कर है और एक क्या है, डस्टर है, मैं बोलूं कि कितना हुआ तो आप क्या बताओगे, अरे यार ये दो अलग अलग चीज हो गया ना, तो तुम कुछ नहीं बोल सकते, बोलोगे सर एक मार्कर और एक डस्टर, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि दो दो बोलोगे तो क्या होगा, दो कुछ होगा, नहीं होगा ना, इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये कोई भी रिलेशन, यदि कोई भी रिलेशन प्लस माइनस से क्या हो, कनेक्टेड होगा, तो उसमें जितने भी टर्म हैं सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो कि मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ
ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी तुम एक्स, अब देखो यहाँ से लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल। ठीक है, तो अब देखो नीचे इधर जो आ रहा है, अब हम रिलेशन पे आते हैं, समझ में आई बात। अब देखो इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन, देखो डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ दिस डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए के पावर एन, ठीक है, इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा, एक्स अपॉन ए। ऐसे लिख सकते हैं ना यार, डायमेंशन ये क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, डायमेंशन लेस, अभी मैंने बताया था। ठीक है, इसका मतलब जितना इधर डायमेंशन होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। अब इधर क्या हो जाएगा, देखो तो इधर क्या लिख सकते हो, 1/L लिख सकते हो यार। अरे अभी लिखा ना dx का डायमेंशन L और इसका डायमेंशन क्या होगा, L स्क्वायर होगा, ऐसे लिख सकते हो। देखो कि L अपॉन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, डायमेंशनली मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए के पावर क्या होगा, n। अब ए यहाँ क्या है, L है, देखो L है, ए का डायमेंशन क्या है, L है। यहाँ ये भी लिख सकते हो, देखो L के पावर -1 इक्वल टू क्या होगा, L के पावर क्या हो जाएगा, n। यहाँ से n का वैल्यू क्या हो गया, -1, तो n का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, n का वैल्यू -1 होगा। एक और होमवर्क देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसको ट्राई करना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तो देखो इसका रिजल्ट क्या होता है। अब मैथ्स के लिए आप याद भी कर सकते हो यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स अब क्या हो जाएगा, x अपॉन ए। ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लेना चाहिए, फिजिक्स में इसका यूज होता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगला एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, इसको होमवर्क देता हूँ, तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। जैसे दिया हुआ है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए के पावर n साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई मीन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ ए के पावर n ln, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लो, तो x प्लस, ठीक है, तो एक मिनट, x प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस ए, ठीक है। समझ में आया, तो x प्लस ए, तो हम ऐसे कर दें, नहीं 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, ठीक है, तो ये आई थिंक सही हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये जस्ट मैं ये देख रहा था क्योंकि रिजल्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, तो x माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस ए। बेटा इसको मोड में लिखते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, यहाँ क्या क्या करना है, एक साथ दो ही इक्वेशन है, इतने ही सॉल्व कर लोगे। कौन से कॉन्सेप्ट पे, जो अभी मैंने बताया है। तो आपको क्या करना है, फाइंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ x क्या है, x मैं लिख देता हूँ, x क्या है, डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, फाइंड, यहाँ लिख देता हूँ फाइंड a में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a, और b में क्या है, वैल्यू ऑफ n। समझ में आया, ये होमवर्क है बेटा, इसको क्या करना है आपको,
ट्राई करना है, और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगेन ध्यान देना कि नोट में मैं एक्सप्लेन कर दूँ, नोट में मैं लिख देता हूँ, इसको ध्यान देना है तुमको कि कोई पूछे कि लॉग ऑफ ax प्लस by, ठीक है। तो याद रखना है कि लॉग का डायमेंशन कोई पूछे, देखो ध्यान से, लॉग का डायमेंशन क्या होगा, 0 0 होगा, 0 होगा। इसके आर्गुमेंट का भी डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस होगा, लॉग भी डायमेंशन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, सब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। समझ में आया ना, क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना होगा, तो आप इसको ट्राई करना, और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, कुछ इस पे क्या है, ये अपना मॉड्यूल है, तो इसमें आप देखोगे कि पेज नंबर 13 क्या है, पेज नंबर 13 13 14 एंड 16 इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करते रहना है डेली, सो दैट कुछ जो रिजल्ट है वो आपको याद रहे। तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से डायमेंशन इसका लिख सकते हो। तो कितने पेज नंबर से 13 टू कहाँ तक, 13 टू 17 क्या दिया हुआ है, 13 टू 17। और यहाँ दिया हुआ है जो आज मैंने पढ़ाया है, देखो यहाँ दिया हुआ है 17 नंबर पेज पे दिया हुआ है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस मेथड, जो आज मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको एक बार क्या करना है, रीड करना है, और कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी फ्रैंक, आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कि सर मॉड्यूल में ये पॉइंट लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। डाउट क्लियर होना चाहिए, और डाउट तभी होगा बेटा जब आप बुक पढ़ोगे, बुक रीडिंग देने की हैबिट भी होनी चाहिए, आपको बुक पढ़नी चाहिए। तभी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बुक पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं उसको, और समझ में नहीं आता है तो हम टीचर से पूछते हैं। तो बुक पढ़ना, नोट्स लिखो प्रॉपर वे से, नोट्स को रिवीजन करो प्रॉपर वे से, और फिर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उस पर आपको क्या करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके डाउट्स होंगे, और जितना डाउट्स क्लियर होगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर स्कोर क्या होगा, ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा उसको आपको क्या करना है, पहले उसको रीड करना है, और उस पर बेस्ट प्रॉब्लम मैं इस लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर भेज दूंगा इसमें, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर मैं क्वेश्चंस नंबर मॉड्यूल से भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, और फिर डाउट सेशन में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया वो क्या है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर कोई भी बुक आप सॉल्व करोगे आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में हम एरर एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।